दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में छपे लेख रिकॉग्नाइजिंग कास्ट बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के सामाजिक मुद्दे खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। जाति आदिम सभ्यता का वह नुकीला औजार है जो सड़क चलते आदमी को कर देता है छलनी। ना जाने किसने तुम्हारे गले में डाल दिया है जाति का फंदा, जो ना तुम्हें जीने देता है ना हमें। आधुनिकता के बावजूद आज भी भारत के गांवों और शहरों में जाति व्यवस्था की झलक साफ साफ दिखाई पड़ती है। आम आदमी की जिंदगी भी इस जाति व्यवस्था से कहीं ना कहीं प्रभावित सी लगती है। महिलाएं इस जाति व्यवस्था का सबसे अधिक शिकार होती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की माने तो 2017 से 2019 तक की अवधि के दौरान SC/ST समुदायों की महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की संख्या में 15.55% की बढ़ोतरी देखी गई। महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध 2017 में 6,321 से बढ़कर 2018 में 6,800 और 2019 में 7,485 तक पहुंच गए थे। इनमें सबसे ज्यादा मामले बलात्कार और शील भंग यानी इंसल्ट टू मॉडेस्टी के थे। इस दौरान जहां इंसल्ट टू मॉडेस्टी की घटनाओं में 50% की बढ़ोतरी देखी गई, वहीं बलात्कार के मामलों में 22.14% की वृद्धि दर्ज हुई। राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो 2018 से 2019 के दौरान अनुसूचित जाति के खिलाफ हुए अपराधों में कुल 11,829 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर है। 6,794 मामलों के साथ राजस्थान दूसरे और 6,544 मामलों के साथ बिहार तीसरे पायदान पर है। कुल 554 मामलों के साथ राजस्थान में दलित महिलाओं के बलात्कार के सबसे अधिक मामले देखे गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां SC महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध के मामले अधिक दर्ज हुए हैं। कई उदाहरण बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा में जातिगत दुश्मनी की अहम भूमिका रही है। अब वह चाहे दिल दहला देने वाला हाथरस वाला मामला हो या फिर आंध्र प्रदेश की 22 वर्षीय नेत्रहीन दलित महिला के साथ बलात्कार का मामला। लिहाजा कई विशेषज्ञ और अदालतें महिलाओं के खिलाफ होने वाली जातिगत और अन्य बहुआयामी हिंसाओं को पहचानने की कोशिश में लगी हुई हैं। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पाटन जमाल वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया है। ऐसे में हमें महिलाओं के खिलाफ होने वाली जातिगत हिंसा से जुड़े सभी पहलुओं को विस्तार से समझना होगा। लेकिन सबसे पहले पाटन जमाल वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरसेक्शनैलिटी को आधार बताया। दरअसल इस मामले में यौन शोषण की शिकार एक 22 वर्षीय नेत्रहीन महिला थी। निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने IPC की धारा 376 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी POA एक्ट की धारा 325 के तहत आरोपी को बलात्कार का दोषी ठहराया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह ने अपने फैसले में IPC के तहत बलात्कार की सजा की पुष्टि तो की, लेकिन POA यानी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अधिनियम के तहत दोष सिद्धि को रद्द कर दिया। यह पहला मामला नहीं था जब सुप्रीम कोर्ट ने POA अधिनियम के तहत दोष सिद्धि को रद्द किया हो। इससे पहले 2006 के रामदास और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2006 के ही दिनेश उर्फ बुद्ध बनाम राजस्थान राज्य, 2017 के अशरफी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2019 के खुमान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य जैसे मामलों में ऐसा देखा गया। पाटन जमाल वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि महिला के खिलाफ हुई हिंसा POA अधिनियम के तहत ना होकर इंटरसेक्शनल आधार पर हुई है। सरल शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 22 वर्षीय नेत्रहीन दलित महिला के खिलाफ हुई यह हिंसा
केवल जातीय आधार पर ना होकर लिंग, जाति और डिसेबिलिटी के आधार पर हुई है। इस मामले की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने लिंग, जाति और डिसेबिलिटी के आधार पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन को मान्यता देने की बात कही है। ऐसे में हमें इंटरसेक्शनल अप्रोच को विस्तार से समझने की जरूरत है। तो आइए अब इंटरसेक्शनैलिटी को समझ लेते हैं। दरअसल 90 के दशक में अमेरिका की मशहूर वकील किम्बर्ली क्रेनशॉ ने सबसे पहले इंटरसेक्शनैलिटी जैसी थ्योरी पेश की थी। क्रेनशॉ ने इंटरसेक्शनल नारीवाद को एक ऐसे प्रिज्म की तरह बताया जिसमें असमानता के विभिन्न रूप अक्सर एक साथ काम करते हैं। इंटरसेक्शनल थ्योरी यह कहती है कि महिलाओं के साथ भेदभाव सिर्फ जेंडर के आधार पर ही नहीं होता है, बल्कि यह कई आधारों पर होता है। ये आधार हैं जाति, वर्ग, धर्म, दिव्यांगता और सेक्सुअल ओरिएंटेशन इत्यादि। क्रेनशॉ के मुताबिक एक समूह की कुछ श्रेणियां दूसरे से कहीं अधिक संवेदनशील और कमजोर हो सकती हैं। विदेशों में महिलाओं के साथ भेदभाव जहां लिंग के साथ साथ वर्ग, नस्ल और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर भी होता है, वहीं भारत में यह जाति, धर्म और दिव्यांगता के आधार पर होता है। भारत के संदर्भ इसे एक उदाहरण से समझते हैं। माना धनिया और मालती भारत के किसी गांव की दो हिंदू महिलाएं हैं जिनकी आयु 19.5 साल है। मालती गांव की उच्च जाति की लड़की है जिसका रंग साफ है। वह अपनी पढ़ाई के लिए पास के शहर के कॉलेज में जाती है। दूसरी तरफ धनिया गांव की निम्न जाति की सांवले रंग की एक गरीब दलित लड़की है। वह एक हाथ से विकलांग भी है। गरीब होने की वजह से उसे 8वीं के बाद की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब धनिया अपने घर वालों की आमदनी में मदद करने के लिए बड़े घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम करती है। एक महिला होने के नाते मालती और धनिया दोनों के खिलाफ हिंसा हो सकती है, लेकिन किसी भी तरह हिंसा के प्रति धनिया अधिक संवेदनशील है। अगर मालती के खिलाफ कोई हिंसा होती है तो वह केवल उसके लिंग के आधार पर हो सकती है। वह हिंसा चाहे घरेलू हिंसा के रूप में हो या बलात्कार। धनिया के खिलाफ होने वाली हिंसा बहुआयामी होगी। लैंगिक आधार पर वह घरेलू हिंसा और बलात्कार के साथ साथ जातीय हिंसा का भी शिकार हो सकती है। पढ़ी लिखी होने के नाते मालती जहां अपने खिलाफ होने वाली किसी भी तरह की हिंसा का सामना करने में सक्षम है, वहीं धनिया की स्थिति इसके विपरीत है। भारतीय फेमिनिस्ट ने सभी औरतों को एक समान माना है और सभी महिलाओं की समस्याओं को एक ही धरातल पर रखा है। दलित फेमिनिस्ट इन विचारों को चुनौती देती है। उनके हिसाब से दलित औरतों को केवल लिंग के आधार पर ही नहीं अपितु जाति आधारित भेदभाव और अत्याचार भी झेलना पड़ता है। हाथरस मामले में भी यही देखा गया था। हाथरस की पीड़िता का संकट दूसरी तमाम औरतों के संकट से बेहद अलग और स्पष्ट है, और जब यह अलग है तो इस मामले को सामान्य हत्या और सामान्य बलात्कार जैसा कैसे समझा जा सकता है। ऐसे में हमें महिलाओं के खिलाफ होने वाली जातीय हिंसा के कारणों को जानना होगा। तो आइए अब महिलाओं के खिलाफ होने वाली जातिगत हिंसा के पीछे के कारणों की पड़ताल करते हैं। हमारे देश में जाति व्यवस्था की जड़ें इतनी गहराई तक धसी हुई हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस व्यवस्था से इतर जाता है तो समाज के लोगों द्वारा निशाना बनाया जाता है। ग्रामीण इलाकों में अगर कोई दलित अथवा आदिवासी परिवार किसी जाति संबंधी परंपरा को तोड़ता है या उसमें बदलाव लाने का प्रयास करता है तो सजा देने के लिए उनके घरों को जला दिया जाता है, लूटपाट की जाती है। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो सजा देने के लिए उस परिवार की महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट के रूप में चुना जाता है। समाज की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि यदि इसे किसी घर या समुदाय की इज्जत तार तार करनी हो तो वह उस समुदाय की औरतों का बलात्कार करना सबसे सरल उपाय समझता है। उदाहरण के लिए फूलन देवी के खिलाफ हुए गैंग रेप का मामला सेक्सुअल ना होकर जातीय दमन का था। बलात्कार के आंकड़ों को गहराई से देखने से पता लगता है कि अधिकांश मामलों में यह सिर्फ कामुक इच्छाओं का मसला ना होकर दोहरे तिहरे दमन का मामला होता है। यह दमनकारी कार्रवाई महज बलात्कार तक ही सीमित नहीं रहती। लोगों की क्रूरता इस हद तक आगे बढ़ जाती है कि वे महिलाओं के साथ अप्राकृतिक सेक्स और अंग भंग करने जैसी घिनौनी वारदातों को भी अंजाम देने लगते हैं। सबूतों को छुपाने के मद्देनजर कई मामलों में महिलाओं को मौत के घाट तक उतार दिया जाता है।
हाशिए पर रहने वाले SC/ST समुदायों की महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के लिए एक नहीं कई कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसमें से एक है ग्रामीण इलाकों से पुरुषों का काम की तलाश में बड़े शहरों की तरफ रुख करना। ऐसे में गांवों में रहने वाली महिलाएं घरों में अकेली रह जाती हैं। गरीबी की वजह से कई महिलाओं को दूसरे बड़े घरों में काम करना पड़ता है, जहां वे विकृत मानसिकता के लोगों का आसानी से शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा सुदूर क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को पानी के लिए, अपने पशुओं को चराने के लिए और घरों में शौचालय की व्यवस्था ना होने के कारण घरों से दूर जंगलों की तरफ जाना पड़ता है। ऐसे में कई मामलों में देखने को मिला है कि वे बलात्कार जैसी घटनाओं का शिकार हो जाती हैं। NCRB की रिपोर्ट की माने तो हाल के वर्षों में SC/ST महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में बढ़ोतरी का अहम कारण मौजूदा कानूनों के खराब कार्यान्वयन और कानून लागू करने वाली एजेंसियों का उदासीन रवैया भी रहा है। अदालतों में ऐसे अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की पेंडेंसी दर भी कहीं अधिक है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि समाज में हाशिए पर रहने वाले दलित और आदिवासी समुदायों की महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। नतीजतन पिछड़ी जाति की महिलाएं बलात्कार, यौन हिंसा जैसे मामलों की अधिक शिकार बनती हैं। कई दलित संगठनों ने POA अधिनियम के जमीनी क्रियान्वयन पर अपनी चिंता जताई है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अदालतें POA अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामलों को निरस्त कर देती है, खासकर महिलाओं के खिलाफ हुए मामलों में। लिहाजा हमें समझना होगा कि POA एक्ट में आखिर ऐसे कौन से अपराधों का वर्णन किया गया है जिसके आधार पर अपराधी के खिलाफ दोष सिद्धि की पुष्टि की जाती है। तो आइए अब POA अधिनियम को संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। POA एक्ट को दरअसल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को संबोधित करने के लिए 1989 में अधिनियमित किया गया था। 2015 में विशेष रूप से दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा और देवदासी समर्पण सहित अन्य अत्याचारों को पहचानने के लिए संशोधित किया गया था। POA एक्ट में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ किए जाने वाले अपराधों में शामिल है जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करना, ST/SC महिलाओं का वस्त्र हरण कर उन्हें आहत करना, ST/SC के किसी सदस्य को घर, गांव या आवास छोड़ने के लिए मजबूर करना, ST/SC के सदस्य के विरुद्ध यौन दुर्व्यवहार करना, यौन दुर्व्यवहार भाव से उन्हें छूना या अभद्र भाषा का उपयोग करना इत्यादि। POA अधिनियम की धारा 325 में कहा गया है कि यदि कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंध नहीं रखने वाला व्यक्ति किसी SC/ST वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ IPC के तहत 10 साल अथवा उससे अधिक के कारावास की सजा का प्रावधान है। उसे आजीवन कारावास अथवा जुर्माने की सजा भी सुनाई जा सकती है। 2015 में इस अधिनियम के एक वाक्यांश ऑन द ग्राउंड दैट सच पर्सन इज अ मेंबर ऑफ SC/ST यानी इस आधार पर कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य है को संशोधित कर नोइंग दैट सच पर्सन इज अ मेंबर ऑफ SC/ST यानी यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति SC/ST का सदस्य है किया गया था। POA अधिनियम के अतिरिक्त भी संविधान में ऐसे कई प्रावधान हैं जो ST/SC लोगों के संरक्षण को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो आइए ST/SC महिलाओं के कल्याण की दिशा में अब तक किए गए संवैधानिक प्रयासों को देख लेते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर रूढ़ियों में जकड़े भारतीय समाज के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने जाति उन्मूलन के आंदोलन को एक नया आयाम देकर आजादी के बाद भारतीय संविधान के रूप में भारतीय जनमानस के लिए प्रगतिशील और उदार संविधान की नींव रखी। ऐतिहासिक रूप से शोषित और पिछड़े वर्गों, जिनमें हर वर्ग, जाति और धर्म की महिलाएं भी शामिल हैं, के लिए संविधान में सकारात्मक प्रावधानों से इतिहास की विडंबना को सुधारने का सबसे कारगर कदम उठाया गया। भारतीय संविधान के कई प्रावधान सामाजिक सुधार और सामाजिक न्याय पर केंद्रित हैं। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है।
इसके अलावा प्रस्तावना का मकसद समाज में स्वतंत्रता, समता के साथ साथ बंधुत्व के आदर्शों को स्थापित करना भी है। संविधान के ऐसे कई मौलिक अधिकार हैं जो नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश अथवा जन्म स्थान के आधार पर निषेध, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को संशोधित कर इसका नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया। इस अधिनियम में प्रत्येक तरह की अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात कही गई है। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अधिनियम में अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बंधुत्व की भावना को ध्यान में रखते हुए मौलिक कर्तव्यों यानी अनुच्छेद 51 क में कहा गया है कि हर भारतीय व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना स्थापित करें। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वह स्त्री के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करें और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं से मुक्ति पाने की भी बात कही गई है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्गों, शैक्षणिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन के साथ सामाजिक अन्याय में शोषण से सुरक्षा की बात कही गई है। संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए एक आयोग के गठन की बात कही गई है, जिसका नाम अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग है। अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना आयोग का प्राथमिक कार्य है। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों से जुड़े सभी मामलों का समन्वय करता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधान प्रदान किए गए हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इन प्रावधानों का जमीनी स्तर पर पालन नहीं किया जाता है। ऐसे में देखना होगा कि क्या हो आगे की राह। सवाल है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली जातिगत हिंसा की इस संस्कृति को कैसे रोका जाए। इसके लिए कानूनी उपाय तो एक छोटा सा पक्ष है, असल समाधान तो बहुत से उपायों को एक साथ लागू करने में छिपा है। गौरतलब है कि महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने, उनके लिए विधायी सुझावों की सिफारिश करने, उनकी शिकायतों का निवारण करने और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग हमेशा से ही काम करता आया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति का महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अनुसूचित जातियों का राष्ट्रीय आयोग हमेशा से आगे खड़ा रहा है, लेकिन इन सब के अलावा भी अभी बहुत से प्रयासों की दरकार है। इसके लिए देश के हर कोने में सिस्टम का एक हिस्सा जातीय रूप से दबंग लोगों की हरकतों पर नजर रखने के लिए तैयार रखना होगा, तो दूसरा हिस्सा पीड़ितों की सुरक्षा के लिए तैयार करना होगा। साथ ही जातीय हिंसा से पीड़ित होकर घर बार छोड़ चुके लोगों के लिए ऐसी परामर्श, काउंसलिंग सेवाएं और आश्रय घरों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिन्हें वे जरूरत पड़ने पर यथाशीघ्र उपयोग में ला सकें। इसके अलावा पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। कई अपराध के मामलों में लोगों को जमानत इसलिए मिल जाती है क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। सिस्टम और न्याय की अवहेलना तब देखी जाती है जब आरोपियों को पुलिस, राजनेता और वकीलों से संरक्षण मिलने लगता है। कई मामलों में देखने को मिला है कि जब कोई पीड़ित लड़की पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करती है, तब बहुत दिनों तक उसकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती। बलात्कार या यौन आक्रमण के मामलों के लिए पूरे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए। जिन अपराधों में जातिगत हिंसा जैसे एंगल नजर आते हैं, उन मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ध्यान देना होगा कि महिलाओं के खिलाफ जाति के आधार पर हुए बलात्कार
यौन उत्पीड़न और जातिगत हिंसा आदि के मामलों को दर्ज करते समय पीओए अधिनियम के प्रावधानों को शामिल किया जाए और अपराधी को यथोचित दंड मिले। पीओए अधिनियम के तहत दोष सिद्धि को बार बार रद्द करना ऐसे अपराधों को और बल देता है और कानून के दुरुपयोग को बढ़ावा देता है। इन सबसे अहम किसी भी जाति, धर्म अथवा वर्ग की महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए पारिवारिक स्तर पर भी कदम उठाए जाने चाहिए। कोई भी स्त्री बिना डरे अपने अधिकारों की रक्षा और अपने ऊपर हुए किसी भी तरह के अत्याचार का सामना तभी कर पाएगी अगर वह आर्थिक रूप से सक्षम हो। लिहाजा यहाँ जरूरी हो जाता है कि सभी माता पिता अपनी लड़कियों को उस स्तर तक शिक्षित करें ताकि वे पढ़ लिख कर अपने अधिकारों को पहचान पाए और रोजगार पाकर खुद को आर्थिक रूप से भी मजबूत करें। यदि ऐसा होता है तभी वे सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बन पाएंगी और अपने खिलाफ हुए किसी भी प्रकार के अपराध, हिंसा और अत्याचार को चुपचाप डर सहम कर नहीं सहेंगी बल्कि डट कर मुकाबला कर सकेंगी। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। इंटरसेक्शनैलिटी से आप क्या समझते हैं? भारत के संदर्भ में पाटन जमाल वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय को संज्ञान में लेते हुए समझाइए कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन की क्या भूमिका है।